Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 2 political science, and the name of the chapter is Challenges of Nation Building. Now let us start with the topic integration of princely states. British India was divided into what were called the British Indian provinces and princely state. British Indian provinces were under the control of British government. On the other hand, several large and small states ruled by the prince, called the princely state. जो ये princely state थी enjoy some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy. This was called paramountcy or suzerainty of the British crown. जो प्रिंसली स्टेट थी कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर और 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस जो थे लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल. नेक्स्ट टॉपिक है द प्रॉब्लम. जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of British crown over princely states would also lapse. हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी. It meant all those states, as many as 565 states जो हैं, would become legally independent. The British government took the view that all these states were free to join either Pakistan or India or remain independent if they so wish. जैसी उनकी इच्छा होगी, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे. अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो उनकी विश होगी. अब जो ये डिसीज़न था पीपल पर छोड़ दिया गया, बट टू द प्रिंसली रूलर ऑफ दी स्टेट्स आल्सो. ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी और कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया. इससे इंडिया की यूनिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता था. ये जो प्रॉब्लम थी जल्दी शुरू हो गई. फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूलर थे त्रवैंकोर के, उन्होंने ये डिसाइड किया, अनाउंस कर दिया कि उनकी जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट ही रहेगी. द निज़ाम जो हैदराबाद का था उसने भी सेम अनाउंसमेंट कर दी. उसके बाद क्या हुआ कि जो रूलर्स थे लाइक नवाब ऑफ भोपाल, उन्होंने भी इसको ज्वाइनिंग कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. इससे क्या हुआ कि दिस रिस्पॉन्स ऑफ रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट मेंट दैट independence there was a very real possibility that India would be further divided into number of small countries. क्या हुआ? Prospects of democracy for the people in these states are also looked bleak. अब इसमें क्या हुआ? This was a strange situation. क्योंकि जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे या लीडर थे, उनका मेन एम था यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी. मोस्ट ऑफ जो प्रिंसली स्टेट्स थी गवर्नमेंट वर रन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक मैनर और जो रूलर थे वर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू देयर पॉपुलेशन. ये सब चीज़ें देखते हुए कंट्री के जो लीडर्स थे उनको ये लगा कि उनकी यूनिटी अब ख़त्म हो जाएगी. कैसे अब इनको हैंडल किया जाएगा, ये सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर आ गया. अब गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी? गवर्नमेंट ने एक फर्म स्टांस अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटी ऑफ डिफरेंट साइड डिसाइड किया. जो मुस्लिम लीग थी वो हमेशा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करती थी. उन्होंने ये कहा, उनका व्यू ये था कि स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक. जहाँ वो इंडिया में आए या पाकिस्तान में आए, जहाँ वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट रहें. सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे. इस क्रूशियल पीरियड में इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस उन्होंने एक प्लानिंग की. उन्होंने एक हिस्टोरिकल रोल प्ले किया इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. फर्मली ये रोल प्ले किया, बट diplomatically and bringing
most of them into the Indian Union, it may look easy now, but it was a very complicated task. इसके लिए किसी skillful person की requirement थी. For instance, there were 26 small states in today Orissa, Saurashtra region of Gujarat and 14 big states. 119 small state और बहुत सारी different administration states भी हैं, थी उस टाइम थी. गवर्नमेंट अप्रोच ये थी कि 3 कंसिडरेशंस उन्होंने कंसीडर की. फर्स्टली, जो पीपल थे प्रिंसली स्टेट के, वो इंडियन यूनियन का क्या पार्ट बनना चाहते हैं. सेकेंडली, तो गवर्नमेंट क्या थी, उसने एक फ्लैक्सिबल ऑटोनॉमी कुछ रीजन को दे दी. आइडिया वाज टू अकोमोडेट पोलैरिटी एंड अडॉप्ट ए फ्लैक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ रीजन. Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of territory. क्या मतलब हुआ? The integration, consolidation of territorial boundaries of nation had assumed supreme importance. 15 अगस्त 1947, इससे पहले एक पीसफुल नेगोशिएशन हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स whose territories were contiguous to new boundaries of India into the Indian Union. जो रूलर थे मोस्टली स्टेट के, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया जिसको नाम दिया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिसका मतलब ये था कि उनकी स्टेट एग्री करती है कि वो इंडियन यूनियन का एक पार्ट बन जाएंगे. A cession of princely states of Junagadh, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इन्होंने थोड़ी सी डिफ़िकल्टी को क्रिएट किया, बाकी सब आसानी से मान गए. जो इशू है जूनागढ़ का, उसको रिजॉल्व किया गया आफ्टर ए प्लेबिसाइट कन्फर्म्ड पीपल्स डिज़ायर टू ज्वाइन इंडिया. अब ये चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे. इससे पहले मैं आपको यहाँ पर हैदराबाद एंड मणिपुर के बारे में कुछ बताऊँगी. हैदराबाद जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी. उस इंडियन टेरिटरीज़ को सराउंड किया हुआ था. कुछ ओल्ड हैदराबाद स्टेट जो है वो अब महाराष्ट्र का पार्ट हैं, कर्नाटक का एंड आंध्र प्रदेश का. इट्स रूलर जो हैं उनको टाइटल दिया गया था निज़ाम. निज़ाम का मतलब है वर्ल्ड्स का सबसे रिचेस्ट मैन. निज़ाम चाहते थे कि इंडिया जो है उसके अंदर वो शामिल ना हो. हैदराबाद के निज़ाम वो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे. उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंडिया के साथ नवंबर 1947 में किया, 1 साल के लिए. while negotiations with the Indian government were going on. In the meantime, movement of the people of Hyderabad state against the Nizam rule gathered force. इकट्ठे हो गए, उनको ये रूल अच्छा नहीं लग रहा था. जो प्रेजेंट्री थे इन तेलंगाना रीजन में, पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ नाजिज़म्स ऑप्रेसिव रूल एंड वो इसके अगेंस्ट खड़े हो गए. वुमेन जिन्होंने वर्स्ट ऑपरेशंस देखा था, उन्होंने भी इस मूवमेंट को लार्ज नंबर में ज्वाइन कर लिया. हैदराबाद टाउन जो था नर्व सेंटर था इस मूवमेंट का. कम्युनिस्ट, हैदराबाद कांग्रेस फोर फ्रंट थे इस मूवमेंट के. निज़ाम जो है उसने क्या किया, पैरामिलिट्री अपलिशिंग ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको हम रज़कारास कहते हैं, पीपल के लिए भेज दी. एट्रोसाइट्स, कम्युनल नेचर ऑफ रज़कारा, इन सब के बारे में जानती थी. उनके ऊपर कोई भी बाउंड नहीं था, ठीक है. दे मर्डर्ड, मीम्ड, रेप्ड, लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि आर्मी को भेज दिया ताकि इस सिचुएशन को टैकल किया जाए. सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी जो थी वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसने निज़ाम फोर्सेस पर अटैक कर दिया. कुछ देर बाद ये काफ़ी देर तक लड़ाई चली, उसके बाद निज़ाम ने सरेंडर कर दिया. इस तरह से जो हैदराबाद है इंडिया के बीच में आ गया.
इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा गया है, लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस लीडर, फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद इंडिया। मेंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन फंडामेंटल राइट्स, मिनॉरिटी, प्रोविंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है मणिपुर। फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह, उसने भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन इंडिया के गवर्नमेंट के साथ साइन किया ऑन द एश्योरेंस दैट इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा ने मणिपुर में जून 1948 में इलेक्शंस करवा दी और जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। मणिपुर फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया का था जिस पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग इलेक्शंस हुई थी। अब जो लेजिस्लेचर असेंबली थी मणिपुर की, शार्प डिफरेंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। जो स्टेट कांग्रेस थी वो चाहती थी कि मर्जर हो जाए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो उसका अपोज कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशराइजिंग किया गया महाराजा के साथ कि वो एक मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1949 में साइन करें। इसमें किसी भी पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण रिसेंटमेंट इन मणिपुर में ग्रेट एंगर लोगों के बीच में आ गया और रिप्रकशंस ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। ये था मणिपुर की स्टेट के बारे में। ये था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब हमारे गवर्नमेंट के सामने स्टेट्स को कंबाइन करने के लिए वाइदर दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया और इंडिपेंडेंट स्टेट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में आई थी और इसको सॉल्व करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ग्रेट रोल प्ले किया था और उसके लिए उनको काफ़ी सक्सेशन भी मिली थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज भी याद किया जाता है। नेक्स्ट कल हम करेंगे टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।